So now we will discuss the very important judgment of this Article 12, that is R.D. Shetty वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 का ये केस है, 1979। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्या कोई भी चीज़ स्टेट की डेफिनेशन में जो अदर अथॉरिटी है उसके अंदर फॉल करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट दिया जिस टेस्ट का नाम था इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट या फिर एजेंसी टेस्ट। यहाँ पर जो एजेंसी का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल एजेंट होता है, यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेलीगेशन ऑफ पावर, कि गवर्नमेंट ने अपने काम को खुद ना करके किसी अदर अथॉरिटी को अपनी पावर डेलीगेट करी है उस काम को करवाने के लिए। तब वो जो डेलीगेशन ऑफ पावर जिसको दी गई है वो भी स्टेट माना जाएगा। इसका मतलब ये एजेंसी का। अब इंस्ट्रूमेंटलिटी टेस्ट या फिर एमरजेंसी टेस्ट की जो कंडीशंस हैं, कि क्या कंडीशंस होंगी जब हम ये मानेंगे कि इस टेस्ट में वो चीज़ पास हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो 5 केस हैं, 5 कंडीशंस हैं इसके लिए। तो जो पहली कंडीशन है ये है कि भाई एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ दैट कॉरपोरेशन शुड बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो उस कंपनी के अंदर जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार की हो 100%। ठीक है, यदि 100% नहीं है, लेट सपोज हम 80% है, 60% है, 40 है, 30 है, 20 है, तब उसके अलावा हम जो नेक्स्ट जो हमारे 4 बचे हुए हैं, ये 4 टेस्ट हम इसका यूज़ करेंगे टू चेक कि क्या ये अदर अथॉरिटी में फॉल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब बाकी 4 क्या है? डीप एंड परवेसिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का कितना डीप कंट्रोल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, उसका फंक्शनल कैरेक्टर कैसा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ द फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इज इट बिहेविंग, इज इट फंक्शनिंग लाइक ए गवर्नमेंट, तब वो गवर्नमेंट मानी जाएगी, तब वो स्टेट माना जाएगा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू ए कॉरपोरेशन, उसको ट्रांसफ़र कर दिया भारत सरकार ने टू द कॉरपोरेशन। जैसे कि हमारा ट्राई था, ट्राई से पहले हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम था, अब हमने क्या कर दिया, ट्राई बना दिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। और ट्राई क्या करती है, वो रेगुलेशन करती है जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर। तो भी गवर्नमेंट का ऑर्गन हो गया है, काइंड ऑफ उसने अपनी डेलीगेट पावर कर दी है उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन को टू चेक दी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉरपोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस, उसको मोनोपोली स्टेटस दे दिया। जैसे कि इंडियन रेलवे को क्या एक मोनोपोली दे रखी है कि आप भारत के अंदर रेलवे का संचालन आप ही करोगे, आपके अलावा कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं है, यू आर दैट एंटिटी हु विल एंजॉय दैट मोनोपोली स्टेटस। सो वो भी एक स्टेट कन्फर्ड स्टेट के अंदर मानी जाएगी कि हाँ वो स्टेट है। तो इसके लिए सिर्फ आप जो लॉ ऑफ द लैंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो इन 5 टेस्ट का यूज़ करेगी। इस 5 टेस्ट को यूज़ आप जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। शेयर, डीप, फंक्शन, डिपार्टमेंट, मोनोपोली स्टेटस, यदि ये 5 चीज़ हैं तो इंस्ट्रूमेंटली टेस्ट पास कर लेगी और इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड स्टेट अंडर आर्टिकल 12। अब नेक्स्ट केस इज प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इस केस के अंदर एक सब केस है जिसके अंदर शिवाजी तिवारी केस है। उस केस में ये CSIR एक मरीन इंस्टीट्यूट एक बॉडी होती है जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कराई जाती है। ठीक है, ये हमारे जो भी CSIR नेट होता है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है, लाइफ साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, तो ये वो संस्था है जो रिसर्च कराती है इन पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसमें तिवारी जी स्टेनोग्राफर हैं और सभी को इक्वल पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन तिवारी जी को इक्वल पे नहीं मिली। जब इक्वल पे नहीं मिली तो उन्होंने पहुँच गए कोर्ट में। जब ये कोर्ट में पहुँचे तो कोर्ट ने ये बोला CSIR जो है वो स्टेट नहीं है। जब स्टेट नहीं है तो रिट मेंटेनेबल, जो रिट लगाई थी उन्होंने वो मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए जो तिवारी जी का केस था वो इसमें उन्होंने स्टेट नहीं माना, किसको, CSIR को। लेकिन इस प्रदीप कुमार विश्वास केस में इस केस का जो रूल था उसको ओवररूल कर दिया, इसका वर्डिक्ट को ओवररूल कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दिया पहला कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है CSIR के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, जो हमारा ये सेकंड एलिमेंट था उस इंस्ट्रूमेंटली टेस्ट को पास करने में। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज ए डोमिनेंट रोल। कैसे? कि जो भी इसकी गवर्निंग बॉडी थी CSIR की, उसके अंदर बहुत सारे सरकारी जो भी लोग हैं उनका दबदबा था। थर्ड, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसकी गवर्निंग काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और नेक्स्ट, CSIR जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन लेके, उनकी परमिशन लेके दे कैन मेक बायलॉज, ठीक है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बना सकते हैं। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि CSIR एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा डीप कंट्रोल है। ठीक है, इसलिए वो स्टेट मानी जाएगी। तो इसलिए तिवारी जी का जो केस था उसका इन्होंने ओवररूल कर दिया। नेक्स्ट केस नंबर 5 ऑफ आवर केस मेट
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधेश्याम 2009 का केस है। इसमें गन्ना कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, गन्ना संस्थान। क्या? गन्ना मतलब शुगर केन, गन्ना संस्थान। तो गन्ना संस्थान का केस है कि क्या गन्ना संस्थान एक स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो पहले एक बार संस्थान के देख लेते हैं संस्थान में था क्या क्या। व्हाट वाज दैट? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी एस्टेब्लिश्ड दिस संस्थान एज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ग्रो शुगर केन, क्योंकि यूपी में गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, तो गन्ने की ग्रोथ के लिए उन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला। किसने? यूपी सरकार ने। और जिसका जितना भी एक्सपेंडिचर था उस संस्थान का सारा इनकर किया जाता बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये तो मैंने आपका फैक्ट बताया कि संस्थान के साथ इसकी कंपोजिशन क्या थी। अब फैक्ट क्या है कि राधेश्याम जी एक कंप्यूटर ऑफिसर हैं इस संस्थान में, और इस संस्थान ने उस पोस्ट को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश करते ही इनका तो राइट टू यू कैन से प्रोफेशन जो है वो कर्टेल हो गया, अबॉलिश हो गया, मतलब छीन लिया सरकार ने। तो ये पहुंच गए कोर्ट में, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन फाइल की। तो जब रेट पिटीशन जाती तो संस्थान बोलता है कि ये रेट मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि हम संस्थान जो है हम राज्य नहीं है, संस्थान राज्य नहीं है। ये चीज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ऑलरेडी रूल कर रखी थी। अब डिवीज़न बेंच के पास ये दोबारा से केस जाता है। अब इसमें एक प्रिंसिपल होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बोल रखा है यदि हमारी सुपीरियर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर लोअर कोर्ट को मान्य होगा, लार्जर बेंच का ऑर्डर स्मॉलर बेंच को मान्य होगा। जब बात डिवीज़न बेंच की आती है, दोनों सेम है, दोनों का पैरेलल जुरिसडिक्शन है, उस केस में ओवर रूल नहीं होता, जनरली नहीं होता, जनरली ओवर रूल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि डिवीज़न बेंच ने जो एक बार बोल दिया दूसरी डिवीज़न बेंच उसको चेंज नहीं कर सकती। यदि डिवीज़न बेंच को लगता है कि देयर इज सम एरर, वो उसको रेफर कर सकती है टू ए लार्जर बेंच। तो इस केस में वही हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बोल रखा था कि संस्थान जो स्टेट नहीं है, तो डिवीज़न बेंच ने इसको रेफर कर दिया टू ए फुल बेंच। अब फुल बेंच ने इसको संस्थान को स्टेट मान लिया। तो संस्थान ने जब इसको माना तो क्या रीजनिंग दी? रीजनिंग में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अंदर 12 मेंबर हैं, 12 के 12 सरकारी अधिकारी हैं, और जो उनका हेड है वो यूपी का एक मंत्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हुआ। नेक्स्ट, जो डायरेक्टर ऑफ संस्थान का वो डेपुटेशन पे कोई एक्स सेक्रेटरी है टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ठीक है, जब IAS अधिकारी आगे बैठ रहे हैं तो कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, इट्स ए गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ संस्थान। इस संस्थान के बेटर फंक्शनिंग के लिए जो डायरेक्टिव्स होंगे, जो डायरेक्शंस होंगे, दिशा निर्देश होंगे, वो फॉलो करने पड़ेंगे। यदि इसको यूपी गवर्नमेंट उसको दे रही है क्या सलाह, यदि इसको डायरेक्शन दे रही है कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तब इस संस्थान को मानना पड़ेगा उन डायरेक्शंस को। फोर्थ पॉइंट, जो यूपी के गवर्नर हैं वो कभी भी कॉल कर सकते हैं इस संस्थान की एक्टिविटी के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में, कि बताओ आपके लोग कर क्या रहे हो। तो गवर्नर ऑफ यूपी के पास ये पावर है। ठीक है, तो ये कॉल कर सकता है। तो सारी चीज़ क्या दिखा रही है? सारी चीज़ें कि डीप एंड परवेसिव कंट्रोल एंड फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर संस्थान इज लाइक ए गवर्नमेंट ऑफ नेचर। ठीक है, गवर्नमेंटल नेचर, हैंस दिस इट इज मेंटेनेबल, और संस्थान ये राज्य मानी जाएगी। नेक्स्ट केस, जी टेलीफिल्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया